लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, राइट। और आज हम बात करेंगे बाकी की कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आती है वो होती है इटरेशन स्टेटमेंट, जिसे हम लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। और क्वेश्चन आता है कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती है। देखो, लूपिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिन्हें हम तब यूज करते हैं जब हमें एक कोड ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करना हो या फिर लूप में एग्जीक्यूट करना हो। और लूपिंग स्टेटमेंट के भी आगे टाइप्स होती हैं, जैसे कि फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अभी हम फॉर ईच लूप के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर ईच लूप को हम यूज करते हैं एरेज में, कलेक्शंस में। तो जब हम एरेज पढ़ेंगे तब हम फॉर ईच लूप को भी पढ़ लेंगे। अभी के लिए हम बात करेंगे बाकी की लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो शुरुआत करेंगे हम फॉर लूप से। फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और इन तीनों चीजों को हम पेरेंथेसिस में लिखते हैं 4 कीवर्ड के बाद, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन के बारे में। तो इनिशियलाइजेशन में हम काउंटर क्रिएट करते हैं। अब आप पूछे कि काउंटर क्या होता है। देखो, काउंटर वो होता है जहां से काउंटिंग शुरू होती है, लूप के एग्जीक्यूशन की जहां से काउंटिंग शुरू होगी, ओके। और ये काउंटर एक्चुअली में एक वेरिएबल होता है जिसे हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि हमने लिखा int i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का i नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसे 0 वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। और इसे हम काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं, और ये होती है हमारी इनिशियलाइजेशन। इसके बाद आती है कंडीशन। कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंडीशन में हम काउंटर वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है उसे हम कंपेयर करते हैं किसी वैल्यू से, यानी कि एक कंडीशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं i इज लेस देन 10, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने कंपेयर किया कि क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है। तो ये क्या हुआ, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ। और जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि आप जानते हैं, वो हमें क्या रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप की एग्जीक्यूशन वहीं फिनिश हो जाती है, ओके। फाइनली आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हमने जो काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया है उसे हम या तो इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। जैसे कि हमने यहां पर लिखा है i प्लस प्लस, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, ओके। और उसके बाद करली ब्रेसेस में होती है फॉर लूप की बॉडी, जिसमें होता है कोड जिसे हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये होता है हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स। अब हम बात करते हैं इसके फ्लो के बारे में और इसके एग्जीक्यूशन के बारे में। उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम बनाकर उसे अच्छे से समझेंगे। अब मान लो हमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर को प्रिंट कराना है, तो वो हम कैसे कराएंगे। हमें वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम console.writeline को यूज करेंगे, राइट। और हम बार बार console.writeline लिखते जाएंगे और उसमें हम वैल्यू कह देंगे 0, डबल कोट्स में 1, डबल कोट्स में 2, डबल कोट्स में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फाइनली हम क्या लिखेंगे, console.readline। सिंपल है। और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक का नंबर प्रिंट हो जाता है। ये तो एक तरीका हो गया वैल्यू को प्रिंट कराने का। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोड में हमारे डुप्लीकेट कोड बहुत है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक ही स्टेटमेंट को console.writeline को बार बार लिख रहे हैं। तो जब भी हमें किसी कोड को बार बार यूज करना है उसे हम लूप में यूज कर सकते हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 से लेकर 9 तक का नंबर को प्रिंट कराएंगे, लेकिन उसके लिए हम फॉर लूप को यूज करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर, जो कि एक कीवर्ड है। उसके बाद हम पेरेंथेसिस में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो काउंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि int i इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या होगी, i इज लेस देन 10, ठीक है। फिर से सेमी कॉलन, और फाइनली हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि हम यहाँ पर i प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि काउंटर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब फाइनली हम क्या लिखेंगे, करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस में console.writeline। अब राइट लाइन में देखो हमें क्या वैल्यू देनी है जिससे कि हमें 0 से लेकर 9 तक का नंबर प्रिंट हो जाए। यहाँ पर हम क्या वैल्यू देंगे, यहाँ पर हम काउंटर वेरिएबल को लिख देंगे, यानी कि i को लिख देंगे, ठीक है। बिकॉज i की वैल्यू चेंज हो रही है तो i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ओके। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वैल्यू को पॉज भी करना है। तो उसके लिए हम फॉर लूप
लूप के बाहर लिख देंगे console डॉट रीड लाइन, ठीक है। और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक का नंबर प्रिंट हो जाता है, यानी कि जिस कोड के लिए हमने पहले अभी 10 लाइन यूज की थी उसे हमने 3 लाइंस में ही कंप्लीट कर दी, राइट। तो ये फायदे होते हैं हमें फॉर लूप के। अब हम बात करते हैं फ्लो की, कि फॉर लूप ने काम कैसे किया। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज हुई, यानी कि int i is equal to 0, हमारा काउंटर वेरिएबल स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक हुई। कंडीशन क्या थी कि i is less than 10, i की वैल्यू कितनी थी 0, 0 10 से स्मॉल है, यानी कि कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो कोड ब्लॉक था, जो फॉर लूप की बॉडी थी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और बॉडी में हम क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम i की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। इस टाइम पे i की वैल्यू कितनी है 0, तो हमारे पास 0 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी कि i प्लस प्लस हो जाएगा। i की वैल्यू जो 0 थी अब 1 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 10, तो फिर से हमारे पास जो कोड ब्लॉक रन होगा और उसमें जो वैल्यू i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अब i की वैल्यू कितनी है, अब i की वैल्यू 1 है, राइट, तो हमारे पास 1 प्रिंट हो गया। फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो क्या होगा, फिर से हमारा जो लूप एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2। ऐसे कोड हमारा रन करता रहेगा, हमारे पास वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वैल्यू हमारे पास 9 प्रिंट हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 10, i की वैल्यू होगी 10। और फिर से कंडीशन चेक हुई, क्या की 10 लेस देन 10, बट 10 लेस देन 10 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी, तो अब क्या होगा, अब हमारी लूप रन नहीं करेगी बिकॉज कंडीशन फॉल्स है। तो लूप यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी और जो प्रोग्राम का फ्लो होगा वो लूप से बाहर चला जाएगा console डॉट रीड लाइन पे, और ऐसे हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमें पॉज होके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ये फॉर लूप काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अगर हम सिंटेक्स को देखें तो सिंटेक्स कैसे होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाइल, जो कि एक कीवर्ड है। उसके बाद पेरेंथेसिस में हम लिखते हैं कंडीशन, एंड फाइनली कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। कर्ली ब्रेसेस में होती है व्हाइल लूप की बॉडी, जिसमें होता है कोड जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ओके, तो व्हाइल लूप के अकॉर्डिंग जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पर भी हम इनिशियलाइजेशन भी करते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करते हैं। तो जो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं वो हम करते हैं लूप से पहले, और लूप में हम कंडीशन को चेक करते हैं, और जो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं वो हम करते हैं व्हाइल लूप की बॉडी में स्टेटमेंट्स के बाद। ओके, तो ऐसे होता है व्हाइल लूप का सिंटेक्स। अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप के फ्लो की, व्हाइल लूप के एग्जीक्यूशन की। तो उसके लिए अगेन हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम के थ्रू हम व्हाइल लूप को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम 0 से लेके 9 तक के नंबर को प्रिंट कराएंगे, लेकिन इस बार हम व्हाइल लूप को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं व्हाइल लूप में, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं काउंटर वेरिएबल को। तो सबसे पहले हम काउंटर वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि int i, और उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे 0, यानी कि हमने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम व्हाइल लूप लिखेंगे। व्हाइल लूप में सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाइल, जो कि एक कीवर्ड है। उसके बाद पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस में हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन हम अगेन क्या लिखेंगे, i इज लेस देन 10, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे कोड जिसे हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, console डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में हम लिखेंगे i, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमने क्या कहा था कि हम स्टेटमेंट्स को लिखने के बाद व्हाइल लूप में वैल्यू को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे i प्लस प्लस, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम व्हाइल लूप के बाहर लिखेंगे console डॉट रीड लाइन, ताकि हम रिजल्ट को पॉज कर सकें। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, हमारे पास 0 से लेके 9 तक का नंबर प्रिंट हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी व्हाइल लूप होती है वो भी काइंड ऑफ फॉर लूप जैसे ही काम करती है, बस थोड़ा सिंटैक्स का फर्क होता है। तो ये होती है हमारी व्हाइल लूप। तो अब बारी आती है चैलेंज की। चैलेंज ये है कि हमने 0 से लेके 9 तक के नंबर को प्रिंट कराया था व्हाइल लूप की हेल्प से। आपको क्या करना है, आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट कराना है व्हाइल लूप की हेल्प से। तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि हम इसे कैसे कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने जो काउंटर वेरिएबल को 0 से स्टार्ट किया था हम उसे 1 से स्टार्ट कर देंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम कंडीशन में चेंज करेंगे। हमने क्या लिखा था, i इज लेस देन 10, यहाँ पर हम लिख दें i इज लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर दो कंडीशन चेक हो जाएंगे। अगर i 10 से छोटा है तब भी ट्रू होगा, अगर i 10 के इक्वल है तब भी ट्रू होगा। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 1 to 10 तक हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अब फाइनली आती है डू वाइल लूप। और डू वाइल लूप के अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो उसके सिंटैक्स में अगेन वाइल लूप जैसे ही पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं यानी कि काउंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं डू एंड करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस क्लोज। करली ब्रेसेस में होती है हमारी डू वाइल लूप की बॉडी जिसमें होती है स्टेटमेंट जिन्हें हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और उन स्टेटमेंट के बाद हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट करते हैं एंड करली ब्रेसेस के बाहर हम वाइल लूप में कंडीशन को चेक करते हैं। ओके और वाइल लूप के अकॉर्डिंग जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप की एग्जीक्यूशन वहीं टर्मिनेट हो जाती है। ओके लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि चाहे ये कंडीशन ट्रू हो चाहे ये कंडीशन फॉल्स हो तब भी लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी लूप हमारा एक बार एग्जीक्यूट होगा और जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एक बार जरूर एग्जीक्यूट हो। उसका रीजन ये है बिकॉज जो कंडीशन होती है उसे हम लास्ट में चेक करते हैं। तो अब हम डू वाइल लूप को भी प्रोग्राम बनाकर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम 0 से लेके 9 तक के नंबर को प्रिंट कराएंगे, लेकिन इस बार हम क्या यूज करेंगे, डू वाइल लूप को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। कैसे, इंट i इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद हम डू वाइल लूप को लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले डू, उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस क्लोज, और करली ब्रेसेस में हम लिखेंगे स्टेटमेंट जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे कि console डॉट राइट लाइन एंड i एंड उसके बाद सेमीकोलन। एंड हमने क्या कहा था कि स्टेटमेंट्स के बाद हम क्या करते हैं, काउंटर वेरिएबल को या तो इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे i प्लस प्लस, और करली ब्रेसेस के बाद क्या लिखेंगे वाइल, और उसके बाद पेरेंथेसिस में हम कंडीशन को चेक कराएंगे कि i इज लेस देन 10, और उसके बाद सेमीकोलन, और उसके बाद हम लिखेंगे console डॉट रीड लाइन। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक का नंबर प्रिंट हो जाता है। तो कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया यानी कि काउंटर वेरिएबल स्टार्ट हुआ i से, i की वैल्यू थी 0, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वैल्यू प्रिंट हुई यानी कि हमारे पास i की वैल्यू कितनी थी, 0, 0 प्रिंट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई यानी कि i की वैल्यू 0 से हो गई 1, ठीक है। और 1 के बाद हमने कंडीशन को चेक किया, क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ 1 लेस देन 10 है, तो क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से वो क्या करेगा, फिर से वो कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसे हमारे पास 0 से लेके 9 तक का नंबर प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जब तक वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन हमने एक बात और की थी कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या होगा, तब भी हमारा जो कोड होगा, जो डू वाइल लूप की बॉडी होगी, वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। कैसे, तो वाइल लूप में अगर हम कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं यानी कि हम लिख देते हैं i इज लेस देन 0, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी। और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है, तब भी हमारे पास क्या होता है, 0 वैल्यू प्रिंट हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज हुई यानी कि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वैल्यू प्रिंट हुई यानी कि हमारे पास जो वैल्यू थी 0 वो प्रिंट हो गई, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, ठीक है, यानी कि वैल्यू 1 हो गई। और इन दी एंड में हमने कंडीशन को चेक किया कि क्या वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 इज लेस देन 0, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन कंडीशन फॉल्स हो गई तब भी जो हमारा कोड ब्लॉक था console डॉट राइट लाइन थी, तब भी एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। ओके, तो ये होती है हमारी डू वाइल लूप। और कभी कभी आपको ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि वाइल लूप में और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। तो उसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में हम कंडीशन को पहले चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा जो कोड ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। बट डू वाइल
लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में हम कंडीशन को लास्ट में चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं भी होगी तब भी जो हमारा कोड ब्लॉक होगा वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ओके, इसके बाद आती हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट जो होती हैं, याद रखना कि हम इन्हें लूप स्टेटमेंट के साथ ही यूज करते हैं। और जंप स्टेटमेंट की भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। देखो अभी हम गो टू स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज उसे हम ज्यादा यूज नहीं करते। अभी के लिए हम बात करेंगे बाकी की जंप स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं लूप को टर्मिनेट करने के लिए। और ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली में एक कीवर्ड होता है जो कि होता है ब्रेक। और अगर कहीं भी हमारे लूप में ब्रेक कीवर्ड आ जाता है तो वहीं से जो हमारी लूप है टर्मिनेट हो जाती है। तो चलो अब हम इसे प्रोग्राम बनाकर समझते हैं। तो हमने बात की थी कि कहीं भी ब्रेक कीवर्ड आ जाता है तो वहीं से लूप टर्मिनेट हो जाती है। और हमने ये प्रोग्राम बनाया है, मान लो फॉर लूप का, हमने 0 से लेके 9 तक के नंबर को प्रिंट कराया था, राइट। हम क्या करेंगे, हम इसी में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करें। तो हम क्या करेंगे, हम console.writeLine स्टेटमेंट के नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख देंगे ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। और अब हम अगर प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है। तो हमारे पास सिर्फ 0 वैल्यू प्रिंट हुई, उसके बाद लूप टर्मिनेट हो। क्यों हो गई, बिकॉज जैसे कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले फॉर लूप में वैल्यू इनिशियलाइज हुई 0 से, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, कंडीशन है ट्रू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारा फॉर लूप की बॉडी थी वो एग्जीक्यूट हुई। उसमें सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, console.writeLine। और राइट लाइन में अभी आई की वैल्यू कितनी थी, 0, तो ठीक है 0 प्रिंट हो गया। लेकिन उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट आई। ब्रेक स्टेटमेंट ने अपना काम किया और लूप को यहीं से टर्मिनेट कर दिया। यानी कि अब आगे लूप मूव नहीं करेगी, आगे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि यहीं से टर्मिनेट हो जाएगी और कंट्रोल जो होगा वो लूप से बाहर चला जाएगा। और उसके बाद console.readline एग्जीक्यूट हुआ, जिसने एग्जीक्यूशन को पॉज कर दिया और 0 वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये होती है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट, जिसकी हेल्प से हम लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ब्रेक स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो मैं चाहता हूं कि 0 से लेके 5 तक का नंबर प्रिंट हो लेकिन उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, इफ कंडीशन यूज करेंगे और कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, i = 5, ठीक है। और उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस क्लोज, और करली ब्रेसेस में हम ब्रेक स्टेटमेंट को लिख देंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही काउंटर वेरिएबल 5 तक जाएगा तो उसके बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या आती है, ट्रू, तो ब्रेक स्टेटमेंट अपना काम करेगी और लूप को टर्मिनेट कर देगी। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है, तो हमारे पास 0 से लेके 5 तक का नंबर प्रिंट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, लूप टर्मिनेट हो जाती है। तो ये बेनिफिट होता है ब्रेक स्टेटमेंट का कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं तो उसकी हेल्प से हम लूप को जहां से चाहें वहीं से टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी हम लूप स्टेटमेंट में ही यूज करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये भी एक लूप कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में और कंटिन्यू स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। जहां पर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं लूप को टर्मिनेट करने के लिए, वहीं पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं लूप को फोर्स करने के लिए कि वो नेक्स्ट इटरेशन पे चली जाए। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम एक प्रोग्राम बनाकर समझेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को लूप में यूज करते हैं। तो हमारे पास ये फॉर लूप है, राइट। इसी फॉर लूप में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। तो मान लो मैं क्या करता हूं, मैं console.writeLine से पहले लिख देता हूं कंटिन्यू। तो चलो हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखो क्या होता है। तो हमारे पास कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। वेल ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी फॉर लूप की बॉडी में कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाती है तो जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो उसके आगे नहीं जाता, बल्कि कंटिन्यू स्टेटमेंट यहीं से फोर्स कर देती है लूप को कि वो नेक्स्ट इटरेशन पे चली जाए। ऐसे नेक्स्ट इटरेशन से नेक्स्ट इटरेशन होती रहेगी, बट फ्लो इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। इससे क्या होगा कि कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होगी हमारे फॉर लूप की बॉडी में वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। ये होती है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट को मान लो हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, चलो यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा था इफ i = 5, और वहां पर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया था। अब यहां पर मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर देता हूं। तो अब देखो क्या होता है। तो अब अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है।
तो हमारे पास देखो क्या हुआ, 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 के बाद लूप टर्मिनेट नहीं हुई, बल्कि 5 नंबर ही स्किप हो गया, एक इटरेशन ही स्किप हो गई। ये बेनिफिट होता है कंटिन्यूस स्टेटमेंट का कि अगर इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं तो हम पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर जब i की वैल्यू 5 हुई तो जो प्रोग्राम का फ्लो था वो इसके नीचे नहीं गया ना, बल्कि वो कंटिन्यू स्टेटमेंट से ही नेक्स्ट इटरेशन पे चला गया। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, i की वैल्यू 6 हो गई और ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो इस कंडीशन में नहीं गया और हमारा लूप वैसे ही काम करता रहा। तो ऐसे हमने एक पर्टिकुलर इटरेशन को ही स्किप कर दिया। तो ऐसे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो ये तो थी कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम बनाएंगे जो हमने अब तक पढ़ा है उसके रिलेटेड प्रोग्राम्स, ताकि हम हमारे लॉजिक्स को क्लियर कर सकें। और ये प्रोग्राम्स हमें इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।